Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic in your module 5. Okay, the topic is the density of state. Okay, in the earlier video lecture we have found about the Fermi lemma or the application of Pauli's exclusion principle. Okay, so according to the Pauli's exclusion principle, each allowed orbit it consists two electron that of opposite spin. Okay, so we have to in the density of state we have to find out the number of available electron state per unit volume in the particular energy interval. Okay, so the definition which says that it is defined as number of available electron state per unit volume in an energy interval E plus delta E. It is denoted by ZEDE. Okay, so out of a different discrete energy level, the electron will not present in each and every level. Okay, the electron will be present only in allowed orbit, and each allowed orbit consists two electron, not more than two electron of opposite spin, as the Pauli's exclusion principle has already tell about this phenomena. Okay, so in this density of state we have to consider a cubical sample. Okay, हम लोग एक cubical sample consider करते हैं और एक स्पेयर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्यूबिकल सैंपल में एक हम लोग स्पेयर को कंस्ट्रक्ट करते हैं. वो एक 3 डायमेंशनल स्पेयर होगा और उसका क्वांटम नंबर nx ny nz एसोसिएट रहेगा विथ 3 एक्सेस. nx ny nz उसके 3 डायमेंशनल एक्सेस में एसोसिएट रहेंगे. ओके, और जो स्पेयर है उसको हम लोग दो स्पेयर की तरह मानेंगे. जब हम एक स्पेयर जिसका रेडियस n होगा और दूसरा स्पेयर, ओके, एक स्पेयर जिसका रेडियस n है और दूसरा स्पेयर उसका रेडियस मतलब उसका रेडियस अगर ओरिजिन से पास करे तो उसका रेडियस हो जाएगा n प्लस dn और डेल्टा n. ओके, और जो पहले वाला स्पेयर है जिसमें एनर्जी, ओके, जिसमें एनर्जी E दैट इज कन्फाइंड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा सभी जगह पे, और जो दूसरा स्पेयर है जो आउटर मोस्ट स्पेयर है उसका एनर्जी हो जाएगा, अगर हम होल का बात करें, बिकॉज अगर हम होल का बात करें तो उसका एनर्जी हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन वी हैव टू मेजर, इफ यू वांट टू मेजर द एनर्जी, तो उसका एनर्जी हो जाएगा E प्लस डेल्टा E. ओके, सो E प्लस डेल्टा E एनर्जी जो आउटर मोस्ट स्पेयर है उसमें कन्फाइंड रहेगा. ओके, सो वी हैव टू नो द available energy state in between two spare. ओके, ये दोनों स्पेयर के बीच जो नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यही हमारा इस डेंसिटी ऑफ स्टेट का ऑब्जेक्टिव है. ओके, सो आउटर मोस्ट स्पेयर और इनर मोस्ट स्पेयर के बीच जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है, दैट इज नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वही हमारा फाइंडिंग है. और उसको निकालने के लिए हम लोग स्पेयर का, द होल स्पेयर का हम लोग एक ऑक्टेंट को कंसिडर करते हैं. ओके, बिकॉज हम लोग पूरा स्पेयर थोड़ा फॉर द लाइक सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिजल्ट वी हैव टू कंसिडर द ऑक्टेंट ऑफ दैट स्पेयर. ओके, सो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब. ओके, सो उस फॉर्मूला का जरूरत इस एक्सप्रेशन पे, इस डेंसिटी ऑफ स्टेट पार्ट में हम लोग को जरूरत पड़ेगा. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि एक क्यूबिकल सैंपल कंसिडर किया जिसका साइड ए है, और हम लोगों ने एक स्पेयर कंस्ट्रक्ट किया जो 3 क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएटेड है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, that is nx ny nz. Okay, then a radius vector n is drawn from origin O to a point with the coordinate nx ny nz in this space. जो हम लोगों ने यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि एक रेडियस वेक्टर ड्रॉन करेंगे जो ओरिजिन के साथ निकलेगा और वो सभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एसोसिएट होगा. ओके, नेक्स्ट, all the points on the surface of that sphere will have the same energy. ओके, अगर रेडियस वेक्टर यहाँ पे अगर n है
n है तो यहाँ पे एनर्जी E जो कि कांस्टेंट रहेगा और पूरे रेडियस पूरे स्पेयर में कन्फाइंड रहेगा, और द आउटर मोस्ट स्पेयर दैट इज दिस स्पेयर, ओके, यहाँ पे एनर्जी दैट इज E प्लस डेल्टा ई पूरे स्पेयर में कन्फाइंड रहेगा, ओके, अगर हम कंपेयर करें ओरिजिन से तो, ठीक है। दस ये तो हम लोग लाइक रेडियस वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट विद इन अ स्पेयर ऑफ रेडियस n इज रिटन लाइक 4/3 पाई एन क्यूब। यहाँ पे रेडियस n है, सो हम लोग स्पेयर का वॉल्यूम को इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट करके इक्वेशन लिख सकते हैं, ओके। सो हम लोग जैसा हम लोगों ने कहा है कि हम लोग फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन वी हैव टू कंसिडर द 1/8 ऑफ द स्पेयर वॉल्यूम, ओके। सो हम लोगों ने एक ऑक्टेंट लिया है, स्पेयर का ऑक्टेंट लिया है फॉर द कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, ओके। सो 1/8 पार्ट ऑफ स्पेयर में what is the probability of finding or availability of electron per unit volume in the particular energy level we have to find out, okay. So we have to find out the finding the electron between this sphere, that is outermost sphere or and the innermost sphere, okay. innermost sphere और outermost sphere के बीच जो available electron state है वो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। So we already know that the number of available energy state within one octant of sphere of radius n corresponding to the energy E is written like this, okay। ये तो सिंपल है कि अगर हम वन ऑक्टेंट ले रहे हैं तो जो वॉल्यूम है वो भी जो स्पेयर का वॉल्यूम है वो भी उसको हम लोग ऑक्टेंट वाले टर्म से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो इक्वेशन हो जाएगा ये, okay. Similarly, the number of available energy state within one octant of the sphere of radius n plus dn corresponding to energy E plus delta E is written like this, okay. ये तो हमारा इनर मोस्ट स्पेयर है जिसका रेडियस n है, और ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है आउटर मोस्ट स्पेयर का जिसका रेडियस है n प्लस डेल्टा एन, ओके। सो हम लोगों को क्या फाइंड करना था, हम लोगों को फाइंड करना था अवेलेबल एनर्जी स्टेट बिटवीन शेल ऑफ रेडियस n एंड n प्लस डी एन, ओके। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव कि हम लोगों को फाइंड करना है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट बिटवीन द स्पेयर ऑफ रेडियस n और n एंड n प्लस डी एन, ओके। सो वो क्या होगा उसके बीच अगर हम लोग नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम उसको जानना है तो हम लोग आउटर मोस्ट सेल का जो वॉल्यूम है उससे हम लोग इनर मोस्ट शेल वॉल्यूम से हम लोग उसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखेंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। दिस इज लाइक सिंपल कैलकुलेशन, ओके। सो in that case dn is very small, so we already consider that the dn is very small, okay। जो innermost sphere है उसके कंपैरिजन में जो आउटर मोस्ट स्पेयर है वो एकदम उसका जो रेडियस है वो बहुत स्मॉल होगा, ओके, बहुत स्मॉल, और उसके बीच जो एनर्जी एसोसिएट रहेगा वो भी बहुत स्मॉल रहेगा, इसलिए हम लोग उसको डेल्टा ही दिखाएं, ओके। बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा एन जो कन्फाइंड रहेगा वो भी काफ़ी स्मॉल रहेगा और उससे एसोसिएट जो एनर्जी होगा और उससे एसोसिएट जो एनर्जी जो स्पेयर में होगा वो भी काफ़ी कम होगा। सो इसीलिए हम लोग उसको डेल्टा एन दैट इज रेडियस वेक्टर से उसको हम ज्वाइन करा रहे हैं फ्रॉम द ओरिजिन फॉर द होल स्फीयर, फॉर द आउटर मोस्ट स्फीयर का बात करें तो, और एनर्जी के टर्म में बात करें तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा ई टर्म से उसको ऐड कर रहे हैं, तब जाके वो होल स्फीयर का एनर्जी को दिखाएगा फ्रॉम द ओरिजिन। So in that case we already know that delta n is very small and the high power of dn is terms dn square and dn cube can be neglected। यहाँ पे dn स्क्वायर वाला टर्म और dn क्यूब वाला टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल ये टर्म, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6 3n स्क्वायर dn, उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा,
Okay, so we already know that it is the defined formula that the nth energy of an electron in a cubical metal piece of side A is given by this. Okay, this is the energy of an electron in a cubical metal piece of side A. This is the well-known formula. Okay, so using that formula we have to uh, uh, find here the value of n square. We can find the value of n square, so the n will be written like this. Okay, on differentiating this formula, okay, because we have to be put the value of n and dn in this equation 4 to further solve, and we get the density of state value. Okay, so we have to know, we have to calculate the value of n square as well as dn, so that we have to compare this, and after solving we have to get the density of state value or formula. Okay, so in order to differentiate equation 6, that is equation 6, we get this equation. Okay, differentiating the equation 6, we have to get this equation. Okay, then after putting the value of n in equation 7, हम यहाँ पे जो n है, जो n का वैल्यू यहाँ पे जो dn का इक्वेशन में जो यहाँ पे n का वैल्यू है, दैट इज ये n का वैल्यू ओके, ये n का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद कुछ ये इक्वेशन आएगा. ओके, this is quite simple calculation. Okay, further solving we will get this kind of equation. Okay, and further substituting the value of n square and dn. Okay, ये dn का वैल्यू और ये n square. Okay, ये n square, this one is n square, this is the value of n square, and this is the value of dn. Okay, further solving the value of n square and dn in equation 4. Equation 4 is what? This is the equation 4. यहाँ पे हम लोग n square और dn का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह. Okay, this is the simple calculation, and further rearranging this equation we will get this equation. Okay, so we already know that according to Pauli's exclusion principle, because हर जगह जहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट का बात आ रहा है, जहाँ पे फर्मी लेवल का बात आ रहा है, वहाँ पे हम लोग पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमेशा उसको पुट अप करेंगे. ओके, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जहाँ पे क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन कैन ऑक्यूपाइड ईच स्टेट, एंड हेंस द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी इज गिवन बाय दिस. ओके, सो क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक स्टेट पे ही रह सकता, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक स्टेट पे नहीं रह सकता है. ओके, सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं, तो हम लोग उस 2 इलेक्ट्रॉन को जो डेंसिटी ऑफ स्टेट वाले टर्म्स से उससे हम लोग जो एनी डी से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्दर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, ऑन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस वी हैव टू फर्दर मल्टीप्लाई विथ अदर टर्म above term with 8. Okay, multiply and divide with 8 for the simplification process. Okay, so हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो द डेंसिटी ऑफ स्टेट इज गिवन, मतलब वो ऐड करने के is given by number of state per unit volume. We already know that density of state is number of state per unit volume, because we have already know, according to the definition of density of state is defined as number of available electronic state per unit volume in the particular energy level. Okay, so जो हम लोगों ने यहाँ पे जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने उसको 8 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करके इक्वेशन जो मिला है. ओके, सो इसमें हम लोग एक वॉल्यूम यूनिट को हम लोग इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, बिकॉज इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, सो इस तरह से रिप्रेजेंट किए और हम लोग इसे डिवाइड किए. ओके, यहाँ पे जो ए टर्म है, ए इज सिंपली अ
साइड दैट इज लेंथ। ओके, यहाँ पे क्या क्यूबिकल सिस्टम कंसिडर किया, क्यूबिकल सिस्टम में जो साइड्स है वो हमेशा इक्वल रहता है, इसलिए हम लोग जो v है दैट इज अ वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम टर्म को हम e क्यूब से दर्शा सकते हैं बिकॉज द वॉल्यूम इज द लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे हम लोग further solving this equation we will get this kind of equation. This is the density of the charge carrier in the energy interval E and E plus delta E. This is the density of charge carrier, okay, which is find in between the sphere, the outermost sphere and innermost sphere. Okay, so this is the density of charge carrier will be find out in the energy interval E plus E and E plus delta E with radius n plus dn if we consider the sphere. Okay, now in order to find out the average kinetic energy of electron, we have to know some important term, that is the carrier concentration. Carrier concentration, it is simply it is defined as the number of electron per unit volume in a given interval is calculated by assuming the product of density of state, that is ZE and the occupancy probability Fe. Occupancy probability Fe, that is the Fermi Dirac distribution, and इसी Fermi Dirac distribution का हम लोगों ने Fermi level में यूज़ किया है. ओके, दिस इज द Fermi Dirac distribution. तो उसको हम लोग कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ZE इज गिवन बाय हियर and when we multiply to the Fermi Dirac distribution we will get this like of equation. And in 0 Kelvin, and we already know that हम लोग यहाँ पे अगर हम 0 Kelvin में बात कर रहे हैं और हम लोगों को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट 0 Kelvin निकालना है, तो हम लोग एक आइडियल केस का बात करेंगे जहाँ पे द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का वैल्यू फर्मी लेवल की एनर्जी के इक्वल होगा. Okay, sorry. For the like, if in order to find out the average kinetic energy of electron, in that case the Fermi level is higher. Okay, Fermi level is greater than the discrete energy level. In that case, if the Fermi level is greater than the discrete energy level, in that case this term will get 1. Okay, the probability of finding an electron at that particular level when Fermi level energy is greater than discrete energy level, in that case this value is consist 1. Okay, ये term जो देगा वो 1 value देगा. Okay, so in order to find out the average kinetic energy of an electron at 0 Kelvin, because this is an important question, this will come in your previous question, previous year. Okay, and this is very important, this might be come in your end semester examination. Okay, so in order to find out the average energy, average kinetic energy of electron at 0 Kelvin, the average energy is written like total energy divided by carrier concentration. Okay, and we have to first calculate the total energy. Total energy will be defined as density of state into the energy of electron. Okay, इस तरह से हम लोग टोटल एनर्जी को डिफाइन करते हैं. डेंसिटी ऑफ स्टेट NEDE. ओके, NEDE वाला टर्म को हम यहाँ पे लेके आएंगे. ओके, जो NEDE वाला टर्म है उसको हम लोग यहाँ पे ले आएंगे. ओके, और NEDE वाले टर्म के साथ हम लोग जब जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी को हम जो NEDE वाले टर्म के साथ जो एनर्जी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गेट 3/2, and on solving this equation we will get this. Okay, on solving this integration we will get like this. Okay, so in that the carrier concentration, the total energy will be written like this. Okay,
And the carrier concentration, we already know that in the current concentration term, this term will be 1. Okay, this term will be 1. So what we will get, we will get like we will left only ZE DE. Okay, so in this case, when we put the value of Z here, okay, and we further integrate with 0 to EF naught, okay, and on solving this kind of equation we will get this is simple equation. And in order to find out the average energy, that is equals to the total energy divided by carrier concentration, we will put both the value here, this value here and this value here. So this will get on solving this kind of equation, we will get the average energy of electron at 0 Kelvin. Okay, this is very important topic. This might come in your examination in this year also. So please go through this, and till then stay safe. Thank you.